बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और लेक्चर सीरीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके, और आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5वें और आखिरी चैप्टर का आगाज़ करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल से पढ़ना स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया। पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के बाद हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसलिए हाइड्रोजन को अलहदा से पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया, और इस आखिरी चैप्टर के अंदर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। आज से इसका आगाज करने जा रहे हैं, और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नहीं होती। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में तफसीलन आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टियल कंपाउंड्स, कैटालिटिक एबिलिटीज और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं। ये क्या होती हैं, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इन तमाम ही पे आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद फिर जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3b से लेकर ग्रुप 2b तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी इनका ताल्लुक फैमिली बी से है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ी थी। ये है जी NS1 और 2 N-1 D1 to 10, क्योंकि डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। इसको तफसीलन हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि क्यों नहीं आते। उसी वजह से यहाँ पे 1 और 2 आता है, यानी जब डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, इसलिए एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 आता है। और जब डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी यही होता है कि एस के अंदर का जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। इसलिए डी के अंदर 4 और इस 1 to 10 के अंदर 4 और 9 शामिल नहीं है। और इसी तरह जब डी के पास 4 आएगा और डी के पास 9 आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्योंकि ट्रांजिशन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एस के साथ 1 और 2 लिखते हैं। यानी दो जगह कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एस के साथ 1 आएगा और बाकी तमाम जगह 2 आएगा, इसलिए 1 और 2 लिखा है। और इस 1 to 10 के अंदर D4 और D9 शामिल नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में मौजूद है। तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर एस ब्लॉक एलिमेंट, एक्सट्रीम राइट पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो 4 रॉज हैं एस और पी के दरमियान उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में मौजूद है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दरमियानी यानी इंटरमीडिएट होती है जी। तो प्रॉपर्टीज के अंदर स्लाइट वेरिएशन होता है और ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान का काम करती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली वेरी होती हैं, स्लाइटली वेरी होती हैं जी, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दरमियानी प्रॉपर्टीज के हामिल होते हैं। ये कुल 33 एलिमेंट्स हैं आपकी किताब के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है। खैर, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स मुकम्मल है और चारों सीरीज मुकम्मल तौर पर फिल है, और कुल 40 एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट से है। 4 सीरीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिस पे अभी हम बात करेंगे। तो कुल 4 सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ये 4 रॉज है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हर रॉ के अंदर 10 एलिमेंट मौजूद है, इसलिए आप कहते हैं कि कुल 40 एलिमेंट है। और ये जो 10 एलिमेंट्स की एक रॉ है इसको आप सीरीज कहते हैं जी। तो जो पहली सीरीज है उसको स्कैंडियम सीरीज कहते हैं। जिस एलिमेंट से वो सीरीज स्टार्ट हो रही है वही उस सीरीज का नाम है। तो जो पहली सीरीज है वो स्कैंडियम सीरीज कहलाती है।
ये चौथे पीरियड के अंदर मौजूद है और स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पर खत्म होती है। जो दूसरी सीरीज है उसको यट्रियम सीरीज कहते हैं, ये 5वें पीरियड के अंदर मौजूद है। यट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम पे खत्म होती है, ये इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ये तीसरी सीरीज है जिसको लेंथेनम सीरीज कहते हैं और ये छठे पीरियड के अंदर मौजूद है। लेंथेनम से स्टार्ट होती है और उसके बीच में फिर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू होती है और मरकरी पर खत्म होती है। तो ये लेंथेनम से शुरू होके मरकरी पे खत्म होती है और इस सीरीज के बीच में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आ रहे हैं इसलिए इनको लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। तो लेंथेनाइड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है बल्कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आ रहे हैं या कहें जी के लेंथ के इस सीरीज के दरमियान में आ रहे हैं इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो कुल 14 एलिमेंट्स हैं और इस सीरीज को लेंथेनाइड्स कहते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सीरीज है जो कि लेंथेनम से शुरू होके मरकरी पे खत्म हो रही है इसको लेंथेनम सीरीज कहते हैं। तो जो चौथी सीरीज है उसको एक्टिनम सीरीज कहते हैं और एक्टिनम सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होती है और एक्टिनम के बाद फिर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। और ये जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं और ये सीरीज खत्म होती है कॉपरेंसियम पे और इसका जो एटॉमिक नंबर है 112 है जी। तो अब ये तमाम की तमाम जो सीरीज हैं वो मुकम्मल हैं और हर सीरीज के अंदर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जो पहली सीरीज है इसको स्कैंडियम सीरीज, दूसरी सीरीज को यट्रियम सीरीज, तीसरी सीरीज लेंथेनम सीरीज, चौथी सीरीज एक्टिनम सीरीज कहलाती है। और लेंथेनम सीरीज के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज होती है उसको लेंथेनाइड्स कहते हैं और जो एक्टिनम सीरीज के अंदर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज मौजूद होती है उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं जी। ये चौथे पीरियड के अंदर, यट्रियम सीरीज 5वें पीरियड के अंदर, लेंथेनम सीरीज छठे पीरियड के अंदर और एक्टिनम सीरीज 7th पीरियड के अंदर मौजूद होती है और कुल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जाएंगे और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हमारी जो स्टडीज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो पहली सीरीज है उस पे हम स्टडी कर रहे हैं और ये पहली सीरीज आपके सामने है तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। और इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम, दिस इज वेनेडियम, दिस इज क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इन तमाम एलिमेंट्स के नाम, इन तमाम एलिमेंट्स के सिंबल, इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इन तमाम एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये पहली सीरीज को हमने डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे देखा। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी होती हैं। तो इनको हम समराइज करेंगे तेजी के साथ और उसके बाद फिर हम आज का जो असल मौजू है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स उस पर आएंगे। तो एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस के बारे में आप ये जानते हैं जी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स। तो दो एटम्स के को अगर आप एडजेसेंट रख दें तो उनका जो न्यूक्लियस के दरमियान फासला है वो डायमीटर के बराबर होगा। इसको आप हाफ कर लें तो ये एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है जी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और शेल छोटा हो जाता है या आप ये कहें जी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। आयोनिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के एटम्स की बजाय अगर आप आइंस को रख दें जी तो उन आइंस के दरमियान जो फासला होगा उसको आप आयोनिक रेडियस कहेंगे जी। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तमाम मेटल्स हैं
ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं और मेटल हमेशा कैटाइंस बनाते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कैटाइंस बनाएंगे। और आप ये जानते हैं जी कि कैटाइन इस एटम से स्मॉल होता है जी, कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो न्यूक्लियस बाकी रह जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को मोर फर्मली होल्ड कर लेता है। यही वजह है जी कि कैटाइनिक रेडियस ये एटम से छोटा होता है, और अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से, और अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आयनिक रेडियस का वही ट्रेंड होता है जो कि एटॉमिक रेडियस का होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये अगली प्रॉपर्टी इसको पढ़ने जा रहे हैं जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस स्टेट। तो एटम जिस वक्त गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद है उस वक्त एनर्जी देना और एनर्जी दे के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेना, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे जी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो डी ब्लॉक एलिमेंट की है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट लिखा गया है जी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ने की वजह प्रोटॉन का बढ़ना है, और इसी तरह वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा जी। ये आप कहें जी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे जी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से और न्यूक्लियस के चार्ज के बढ़ने की वजह से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n-1 डी ऑर्बिटल, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के चार्ज के बढ़ने की वजह से, लेकिन वैलेंस शेल का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसलिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज तो होती है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं होती जिस तेजी के साथ ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इंक्रीज होती है। यही वो वजह है जी कि इनकी प्रॉपर्टीज को इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन होता है, लेकिन ये वेरिएशन स्लाइट वेरिएशन होता है, यानी बहुत हल्का फुल्का सा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। यही वजह है जी कि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं, और इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होने की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है जी कि आखिरी शेल तो वही है, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि ये सेकेंड लास्ट शेल के अंदर आ रहा है। तो ये वो वजह है जी जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन होता है वो स्लाइट वेरिएशन होता है, ह्यूज वेरिएशन नहीं होता जो आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर दिखता है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें जी, तो ये मेटल्स हैं और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है जी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और आप ये जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, और उसकी वजह है डेंसिटी का इंक्रीज होना, उसकी वजह है हार्डनेस का इंक्रीज होना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये एस ब्लॉक एलिमेंट के मुकाबले में ज्यादा होता है, और अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज भी होता है। तो ये तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, और इनकी तफसील आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएगी, किसकी क्या डेफिनेशन होती है और मजीद क्या वजूहात होती हैं, तमाम चीजें हमने ब्रीफली डिस्कस की हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते वक्त और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते वक्त। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी जो ट्रेंड है वो सेम है। हाँ, बस ये है जी कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो वेरिएशन होती है वो ह्यूज वेरिएशन होती है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वेरिएशन होती है, लेकिन ये वेरिएशन स्लाइट वेरिएशन होती है। और स्लाइट वेरिएशन होने की वजह यह है जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन ये इनर ऑर्बिट के अंदर आता है, ना कि आउटर ऑर्बिट के अंदर आए। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ताल्लुक या रेडियस का ताल्लुक ज्यादातर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर शेल के अंदर फिल हो रहे हैं, तो वेरिएशन तो होती है, लेकिन जो वेरिएशन होती है वो स्लाइड होती है।
तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो जिन 6 प्रॉपर्टीज का हमने पीछे तस्करा किया था उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, और वेरिएबल होने का मतलब मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट का रखना है जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह ये है जी, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है। या आयरन के बारे में आप बहुत अच्छा से जानते हैं जी कि आयरन फेरस की फॉर्म में भी होता है और फेरिक की फॉर्म में भी होता है। फेरस के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और फेरिक के अंदर ये +3 होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है उसकी वजह यहाँ पर लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है जी कि देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन s एंड d ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर भी मौजूद है जी, और ये वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल है, और जो d ऑर्बिटल है ये इनर शेल का यानी n-1d ऑर्बिटल है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन s एंड n-1d ऑर्बिटल ये इंतहाई कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से भी निकल सकते हैं और d ऑर्बिटल से भी निकल सकते हैं, या भी ये कहें जी कि इलेक्ट्रॉन s से d ऑर्बिटल में जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन d से s ऑर्बिटल में जा सकते हैं। और क्योंकि ये कैटाइंस बनाते हैं तो कैटाइंस बनाने का मतलब ये है जी कि s के इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं और d के इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, यानी जब कैटाइन फॉर्म होगा तो s से भी कंट्रीब्यूशन होगा, s के इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन होगा और d के भी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो s और d इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है जी। तो ये टेबल आपके सामने है और इस टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई गई हैं जी। इनमें से कुछ पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हैं जी कि जिनके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, तो किताब ने वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के नहीं दिखाई गई है। यहाँ तमाम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई हैं। जो ग्रीन कलर से शेड हुई हुई हैं ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जी कि जिसके अक्सर कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ये मुख्तलिफ आप इस टेबल में अगर आप देखें तो आपको इस टेबल से ये अंदाजा हो रहा होगा जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जी। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी तरह ये टाइटेनियम, दिस इज वेनेडियम, दिस इज क्रोमियम। मैग्नीज आप देखें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +7 तक रखता है, और यहाँ पे आपको वेरिएशन नजर आ रहा है 3, 4, 5, 6, और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है जिंक तक। तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी तरह ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जी। तो इसके अंदर तमाम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई गई हैं। जिनके कंपाउंड्स नहीं मिलते किताब ने उनको हज़फ कर दिया है, और ग्रीन कलर से यहाँ पे जो शेड हुआ है ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट है कि जिनमें इन एलिमेंट्स की अक्सर कंपाउंड या ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं जी। तो ये चार्ट जिसके अंदर आप डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को समराइज किया गया है जी। अब आप यहाँ पे देखें जी कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं और उसके बाद पे d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। तो +1 और +2 का मतलब ये है जी क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और s में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और +2 के बाद जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +3 से लेकर +7 तक, इसका मतलब यह है जी कि d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो रहे हैं। तो अगर d में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही d में से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अगर d में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। d में से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, d में से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए, 3 इलेक्ट्रॉन d में से चले जाएं s के साथ तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, d में से 4 इलेक्ट्रॉन चला जाए s के साथ तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और d में से अगर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन चला जाए
और s के भी अंदर से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। तो सबसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जी वो +7 है, जो किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। और यहाँ इस चार्ट से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा जी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर s के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हैं और d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि s यानी ns और n-1d ऑर्बिटल्स ये दोनों इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का खासा है, और वो ये है जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये सोडियम सल्फेट आपको नजर आ रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का सल्फेट है और ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। आयरन 2 सल्फेट यानी फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का, कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू, निकेल सल्फेट ये आपको ब्राइट ग्रीन, कोबाल्ट क्लोराइड ये आपको पिंक कलर का, और ये फेरिक क्लोराइड यानी आयरन 3 क्लोराइड ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा जी कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कंपाउंड है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मुख्तलिफ कंपाउंड हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ एनाइंस भी मौजूद हैं जी। और ये तमाम के तमाम कंपाउंड आपको क्या नजर आ रहे हैं, कलर्ड नजर आ रहे हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टी है जी कि इसके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड क्यों होते हैं इस पे हम बात करेंगे जी। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक थ्योरी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कलर्ड क्यों होते हैं, ये कलर कैसे दिखता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करती है जी। तो आप कुछ पोस्टुलेट्स है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, उसको पढ़ने जाएंगे और उसके बाद फिर डायग्राम की फॉर्म में हम इस फिनोमेना को समझेंगे जी। तो जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है जी कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड इज आयोनिक। तो मेटल और लीगेंड के दरमियान बॉन्ड बनता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। जो मेटल और लीगेंड के दरमियान बॉन्ड बनता है असल में वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो बनने वाला कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो लीगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट कर देते हैं। तो लीगेंड वो कंपाउंड होते हैं जी कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो लीगेंड्स कहलाते हैं। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो मेटल और लीगेंड के दरमियान होता है। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये समझाती है जी कि मेटल आयन और लीगेंड के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक इन नेचर है। और जब बॉन्ड आयोनिक इन नेचर है जी तो मेटल आयन के जब करीब लीगेंड आता है, क्योंकि बॉन्ड आयोनिक है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जब पॉजिटिव चार्ज के करीब यानी पॉजिटिव मेटल के करीब नेगेटिव लीगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव लीगेंड आएगा तो इसकी वजह से रिपल्जन होगी और ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट अप हो जाता है इनटू 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनको DXY, DYZ, DXZ ये तीनों एक किस्म के होते हैं, और DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर ये 5 ऑर्बिटल्स के अंदर ये स्प्लिट अप हो जाता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, यानी X और Y के दरमियान, Y और Z के दरमियान, Z और X के दरमियान, और ये DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर ये जो लोब्स हैं ये ऑन द एक्सिस मौजूद हैं। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो गए इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स इनमें से मैंने आपको बताया कि ये 3 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं जी। तो वो ऑर्बिटल्स, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है
उनको Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं। Eg का मतलब होता है डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर dz² और dx²y² शामिल होते हैं। और वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होती है, लो होती है, उनको T2g ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि ये तीन है इसलिए इसको ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्योंकि ये दो हैं इसलिए इसको डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और Eg से इसको जाहिर करते हैं और T2g से इसको जाहिर करते हैं, और इसके अंदर dxy, dyz और dxz के ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं जी। और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है जी, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो गए इनटू T2g एंड Eg, तो इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है उसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब आपके सामने तस्वीर की शक्ल में ये बातें लिखी हुई हैं। अब आपको यहाँ से ये बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जी। तो ये जो कॉपर की एग्जाम्पल से हम बात करने जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं जी कि कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं वो ब्लू कलर के दिखते हैं जी। तो ब्लू कलर के क्यों दिखते हैं, इसी पे हम बात करेंगे, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर रही है जी। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है जी, इनके अंदर ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल एक साथ मौजूद है, यानी dxy, dxz, dyz, d²y² और dz², ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक साथ मौजूद हैं, अभी ये स्प्लिट अप नहीं हुए। तो जैसे ही लीगेंड आएगा, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है जी कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और लीगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट होने के बाद ये दो ऑर्बिटल्स के अंदर टूट जाएंगे जी। जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये तीन ऑर्बिटल्स गए हैं, dxy, dyz और dxz, और इनकी एनर्जी कम है, तो ये T2g ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और जो ऊपर ऑर्बिटल्स गए हैं वो दो गए हैं, dx² y² और dz², इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये Eg ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये जो गैप है इनके दरमियान, यानी T2g ऑर्बिटल्स के दरमियान और Eg ऑर्बिटल्स के दरमियान, जिसको डॉटेड लाइन से शो करके दिखाया गया है, तो ये जो गैप है एनर्जी का, जो इन दोनों के दरमियान हुआ, एक की एनर्जी अपने पेरेंट ऑर्बिटल से कम हो गई, एक की एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से बढ़ गई, ये जो एनर्जी गैप आ गया है T2g ऑर्बिटल्स और Eg ऑर्बिटल्स के दरमियान, इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब कलर कैसे दिखता है, ये तमाम फिनोमिना तो की CFT ने समझाया। इसके बाद कलर कैसे दिख रहा है उस पर अब हम बात करने जाएंगे। तो ये तो सिर्फ हमने यहाँ पे ब्रेकिंग आपको बताई है कि मेटल के करीब जब लीगेंड आया तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो गए T2g ऑर्बिटल्स के अंदर और Eg ऑर्बिटल्स के अंदर, और इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी गैप आ गया, जिसको CFSE कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब होता क्या है जी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि जब वाइट लाइट यानी सनलाइट इन ऑर्बिटल्स पे पड़ती है जी, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स पे पड़ती है, तो होता क्या है जी कि जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे आपको तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अब आपको dz ऑर्बिटल को हाईलाइट करके दिखाया जी कि ये जो dz ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गैप है। यानी ये जो नीचे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये व्हाइट लाइट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल में अभी जगह खाली है। तो यहाँ ये यही करता है जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो T2g ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, ये व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाता है। तो जंप करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। जब व्हाइट लाइट में से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी बचने वाली लाइट ब्लू कलर की होती है। अब ये लाइट को जानते हैं जी कि VIBGYOR विबग्योर जिसको आप कहते हैं जी। तो
रेड कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, रेड कलर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ईजी ऑर्बिटल के अंदर, और बचने वाली लाइट जो इससे रिफ्लेक्ट होती है वो ब्लू कलर की दिखती है, इसलिए कॉपर के कंपाउंड आपको ब्लू कलर के दिखते हैं। तो वाइट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के अंदर वाइट लाइट की कुछ एनर्जी इस्तेमाल हुई, तो वाइट लाइट में से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो इसका मतलब यह है जी कि फिर जो लाइट इमिट होगी वो वाइट कलर की नहीं होगी बल्कि वो किसी कलर की होगी। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता तो रेड कलर की रोशनी निकलती, क्योंकि रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है इसलिए ब्लू कलर की रोशनी इमिट हुई है जी। तो ये वो फिनोमिना है जी कि जिसकी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं वो कलर्ड होते हैं, और कलर्ड होने की वजह लीगेंड का भी शामिल होना है जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कॉपर, और ये आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट अगर आप ले लें, CuSO4 ले लें, तो वो ब्लू कलर का नहीं होता। हाँ, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात की जाए यानी CuSO4.5H2O की बात की जाए तो फिर वो ब्लू कलर का होता है जी। तो जहां पे जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, असल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीगेंड का काम कर रहे हैं, तो लीगेंड मौजूद होगा तब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर दिखेंगे, और अगर लीगेंड मौजूद नहीं होगा तो फिर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर नहीं दिखेंगे। ज्यादातर जो लीगेंड है वो वाटर होता है और वाटर लीगेंड का काम करता है, और जब लीगेंड मेटल के करीब आता है तो इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, और जब ये इस तरह की स्प्लिटिंग हो जाती है तो व्हाइट लाइट में से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवा देता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट व्हाइट नहीं बल्कि कलर्ड दिखती है। तो ये तो आपने कलर कंपाउंड के बारे में पढ़ा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इम्तिहान में बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड है वो पैरा मैग्नेटिक इन नेचर भी होते हैं। यहाँ पे दो बातें होती हैं जी, एक डाई मैग्नेटिक इन नेचर का मतलब होता है जी कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो। तो ज्यादातर कंपाउंड तो डाई मैग्नेटिक इन नेचर है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जी, उसके कुछ कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जी जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं जी। तो वो कंपाउंड जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको पैरा मैग्नेटिक इन नेचर कहते हैं, और पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होने की वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना। तो डी ऑर्बिटल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो कंपाउंड आपके पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है तो फिर वो आपके डाई मैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो जिंक की बात की जाए तो जिंक के कंपाउंड कलर्ड नहीं होते। उसकी वजह क्या है जी कि कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज्यादा होता है। तो अभी आपने पीछे डायग्राम को देखा था जी, तो इसका मतलब है वो आखिरी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो ही नहीं सकता, इसलिए जिंक के तमाम कंपाउंड कलरलेस यानी व्हाइट होते हैं। इसी तरह क्योंकि जिंक के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2D10 है, तो S2D10 होने का मतलब ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए जिंक डाईमैग्नेटिक होता है जी, लेकिन कॉपर पैरामैग्नेटिक होता है। और आयरन, कोबाल्ट और निकल ये इसकी एग्जाम्पल है जी कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो आयरन के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कोबाल्ट के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसी तरह निकल के अंदर और कॉपर के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की वजह से ये जो आपके कंपाउंड्स हैं या ये जो आपके एलिमेंट्स हैं जी डी ब्लॉक के, वो आपके मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी दे कैन बी अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। अब हम इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे जी, और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये भी एक अहम प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने जहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, तो वहां पर भी प्लाटिनम के अंदर आपने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाया था, तो वो भी इंडस्ट्रियल कंपाउंड की एग्जाम्पल थी। और अभी आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स पढ़ा है जी, और वो भी इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है जी। तो जो इंटरस्टियल कंपाउंड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनडेफिनाइट होता है, और जो स्मॉल एटम्स होते हैं वो डी ब्लॉक मेटल्स के
जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर गैप्स होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो नॉन स्टेचोमेट्रिक इन नेचर होते हैं। नॉन स्टेचोमेट्रिक इन नेचर का मतलब ये जी कि केमिकली दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशो। तो गैस की अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, या आप ये कहें जी कि इंटरेसेस ज्यादा है, स्पेसिस ज्यादा है, होल ज्यादा है, तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी जी। तो इसलिए ये नॉन स्टेचोमेट्रिक इन नेचर होते हैं। ये किस तरह से बनते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो वो उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, यानी उसके अंदर होल्स होते हैं, और इन होल्स को इंट्रेसिस कहते हैं। तो इंट्रेसिस मौजूद होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और इस इंट्रेसिस के अंदर, इन होल्स के अंदर जो गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके नतीजे में आपको डिफरेंट स्टेचोमेट्री की कंपाउंड्स मिलते हैं, और ये नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनको आप इंटरेस्टियल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इंटरेस्टियल हाइड्राइड्स ये एग्जाम्पल है किसकी, इंटरेस्टियल कंपाउंड्स की। तो मिसाल के तौर पे ये आपको ग्रे कलर की बॉल्स, ये ग्रे कलर के जो एटम नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये टाइटेनियम के हैं, और इन टाइटेनियम के जो एटम्स हैं इनके बीच में होल थे, इनके बीच में गैप थे, या इनके बीच में इंटरेसेस थी, और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आके क्या हो गई है जी, एब्जॉर्ब हो गई है। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो केमिकल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिजिकल बॉन्डिंग है, एड्सॉर्प्शन के थ्रू एटम्स इनके लैटिस के अंदर स्प्रेड हो गए हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आप इंटरेस्टियल कंपाउंड्स कहते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये खासियत है जी कि वो इंटरेस्टियल कंपाउंड्स बनाता है। एलॉयज भी इंटरेस्टियल कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है। कैटालिटिक एबिलिटीज की बात करने जा रहे हैं जी। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं जी, ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जी जो स्पीड अप करती हैं या स्लो डाउन करती हैं केमिकल रिएक्शन को विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व भी होती हैं तो एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट रिकवर्ड, तो क्योंकि वो रिकवर्ड हो जाती है इसलिए हम ये कहते हैं कि इट रिमेन अनइन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जितना अमाउंट आप कैटलिस्ट का देते हैं उतना अमाउंट केमिकल रिएक्शन के बाद आपको वापस मिलता है। इसलिए आप कहते हैं जी कि कैटलिस्ट does not take part in a chemical reaction. Catalyst remain uninvolved in a chemical reaction and it alters the speed of the chemical reaction. तो ये लिखा है जी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और उनके कंपाउंड्स भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्लाटिनम को, प्लाडियम को, निकल को, कोबाल्ट को, मैग्नीज को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने ये बहुत इस्तेमाल किए हैं। और अभी आपको अगर याद हो तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये हुआ जी, और क्रोमियम ऑक्साइड अगर आपको याद हो तो आपने इस्तेमाल किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी और उनके कंपाउंड्स दोनों ही कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और कैटालिटिक एबिलिटीज रखने की कुछ वजूहात हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो पहली वजह है जी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का होना। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के होने का फायदा ये होता है जी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहीं रुकने की जगह चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए, तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट हो सकता है जी, जिसकी वजह से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने में आसानी होगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जी। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज होने के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये खासियत है जी कि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है जी, और मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये रखते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से किसी भी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको ये क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसको बनने में मदद दे सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है जी कि इन तमाम बातों की वजह से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं जी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहें या आप ट्रांजिशन स्टेट कहें जी, तो ये दो चीजें हैं जी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने देखी हैं, और चैप्टर नंबर 8 की जो रिएक्शन पढ़ी है उनके अंदर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा है। और दो चीजें आपने देखी हैं जी कि जब भी कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जी, तो या तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है या ट्रांजिशन स्टेट होती है जी। तो इन दोनों के बनाने में जो चीजें मददगार साबित होती है वो कैटलिस्ट हो सकती हैं जी।
और ये अगली इंपॉर्टेंट बात है जी कि जो कैटलिस्ट है जी उसके अंदर एक और ख़ास बात ये होनी चाहिए जी कि उसके अंदर स्पेसिस मौजूद हो जी। और आप ये जानते हैं जी कि ये जो हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होता है या जो रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है वो भी ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और उसकी वजह क्या है जी कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये अवेलेबल होती है फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपाउंड के साथ। यानी अगर आप अल्कीन की बात करें यानी डबल बॉन्ड जो मौजूद है जी उसके अंदर अगर आपको हाइड्रोजनेशन करवानी है तो या उसकी रिडक्शन करवानी है तो उसकी रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आप फिर कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाना ये भी एक वजह है कैटालिटिक एबिलिटीज को रखने की जी। तो कोबाल्ट, निकल और प्लेटिनम ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड ये वो कंपाउंड्स हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं और कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो कैटलिस्ट का असल में काम क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना या ट्रांजिशन स्टेट को किस तरह से स्टेबलाइज करना। और ये कुछ सलाहियतें हैं जी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का होना, नंबर 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, नंबर 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट का बनाना और नंबर 4 स्पेसिस क्रिस्टल के अंदर होना। ये तमाम खूबियां डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद देता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम तफसीलन लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टडी करेंगे। अभी छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दूंगा जी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं इस पे हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहली वजह है जी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं अभी हमने पीछे भी पढ़ा जी उसके अंदर मेटल और लीगेंड के दरमियान बॉन्डिंग होती है और मेटल और लीगेंड के दरमियान मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए खास शर्त क्या है जी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हो। तो क्योंकि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, अगर डी ऑर्बिटल्स मौजूद वैकेंट ना हो तो पी ऑर्बिटल तो वैकेंट होते ही है जी। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जी। तो जब मुख्तलिफ लीगेंड्स इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे और तो उसकी वजह से फिर मेटल्स को मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव करने पड़ेंगे। तो आप ये जानते हैं जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी। तो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये भी दूसरी वजह है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में मददगार साबित होती है जी। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बआसानी एक्सेप्ट कर सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर और बआसानी इलेक्ट्रॉन को यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। उसकी वजह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जी। तो यही वो वजूहात हैं जी कि जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और हाईली चार्ज होते हैं। ये तमाम चीजें इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं जी और डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये चंद कॉम्प्लेक्सेस हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आपके सामने हैं। ये आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल नजर आ रही हैं और ये तमाम के तमाम आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं और फिर इस कॉम्प्लेक्स के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं ये तमाम ही चीजें हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब कुछ रीजंस को पढ़ने जाएंगे जी। तो लेक्चर के अंदर तो हमने तमाम चीज़ों को स्टडी किया और जो 6 की 6 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी वो क्या होती हैं और वो क्यों होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये तमाम प्रॉपर्टीज अभी मजीद एक्सप्लेन होंगी इन द फॉर्म ऑफ रीजंस। तो रीजंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पहला रीजन आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24 यानी इसका एटॉमिक नंबर 24 है, हैज एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह भी हम देखते हैं जी। तो इसकी वजह आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये D का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है जी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी जो आपको नजर आ रही है। आखिरी को जरा फोकस कीजिएगा 4s2 3d4 ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन
4:3d4 के बजाय 4s1 3d5 होती है। तो ये 4s1 3d5 आपको नजर आ रहा है और इसकी वजह सिंपल ये है जी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डी के अंदर कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 5 डिवाइड बाई 10 या 1 डिवाइड बाई 2 ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। और ये जंपिंग इसलिए पॉसिबल होती है जी कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन ns ऑर्बिटल एंड n-1d ऑर्बिटल वो कम है, इसलिए ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन इस ट्रांजिशन को करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है जो कि पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। ये भी उसी तरीके का रीजन है। और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी एक्सेप्शनल होती है। तो वो क्यों होती है जी? तो यहाँ पे लिखा है जी कि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s1 3d10 होती है 4s2 3d9 के बजाय। तो ये 4s2 3d9 आपको नजर आ रहा है। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिने तो आखिरी वाला जो डी है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 10 आ सकते हैं जी। तो यहाँ पर भी यही हुआ जी कि क्योंकि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था जी, तो इलेक्ट्रॉन एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? डी के अंदर चला गया। तो जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो गई। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 10/10 आ गया। और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1/2 हो गई, यानी हाफ हो गई। तो क्योंकि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है और एनर्जी गैप एस और एन 3d के अंदर यानी 4s और 3d के अंदर कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है। ये अगला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह क्या है जी? तो यहाँ पर ये जवाब अब अल्फाजों की फॉर्म में लिखा हुआ है और वजह यह है जी कि एनर्जी डिफरेंस एस और n माइनस यानी ns और n-1d ऑर्बिटल के दरमियान कम होता है और इलेक्ट्रॉन s से d ऑर्बिटल के अंदर और d से s ऑर्बिटल के अंदर जंप कर सकते हैं। एक वजह ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के होने की और दूसरी वजह यह है जी कि जिस वक्त कैटाइन बनेगा तो कैटाइन बनने के वक्त s के ऑर्बिटल भी लूज होते, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी लूज होते हैं और डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी लूज होते हैं और दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यानी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर मदद देते हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। अब ये अगला रीजन आपके सामने है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं? तो इसका जवाब अब आपके सामने लिखा है और CFT की मदद से आपने इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसका जवाब देखते हैं जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी जब लिगेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑर्बिटल के करीब आता है तो ये डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देता है इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स और जब वाइट लाइट यानी सनलाइट कंपाउंड पर पड़ती है जी तो लोअर एनर्जी यानी T2G ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो खास फ्रीक्वेंसी या खास वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और इसके नतीजे में बाकी बचने वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो वाइट नहीं बल्कि कलर की दिखती है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर्ड होते हैं जी। तो अल्फाजों की फॉर्म में जवाब यहाँ पर लिख के दिया गया है। ये अगला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों होते हैं जी? तो पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये अगला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनकी ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर क्यों इस्तेमाल हो सकती हैं, तो उसकी वजह अब आपके सामने है जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनकी ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल हो सकती हैं जी क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हामिल होती हैं जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना सकती हैं और क्रिस्टल के अंदर स्पेसिस यानी इंटरसिस यानी डिफेक्ट होते हैं जी जिसके अंदर वो स्मॉल गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं जी। तो ये ही चार बातें हमने पीछे पढ़ी थी, तो यही इसका जवाब था। ये अगला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्ड इंटरस्टियल कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं जी, तो इसकी वजह क्या है जी कि इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है डी ब्लॉक मेटल्स का, उसके अंदर डिफेक्ट होते हैं यानी उसके अंदर होल्स होते हैं यानी उनके अंदर इंटरेसिस होती हैं और इन इंटरेसिस के अंदर स्मॉल गैसेस या स्मॉल एटम्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं और उसके नतीजे में नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड मिलता है जी जिनको इंटरस्टियल कंपाउंड भी कहते हैं। ये अगला रीजन है जी और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं जी, तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। तो उसकी पहली वजह है जी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का होना, दूसरी वजह है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना और वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जी, डोनेट कर सकते हैं जी। तो यही वो वजह है जी जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से स्मॉल साइज और हाईली चार्ज जो होते हैं ये। तो ये तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इम्तिहान में इन प्रॉपर्टीज पे नोट्स बहुत आए हुए हैं और रीजन के अंदर ये टॉपिक बड़ा अहम है। तो इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है उनको लिखिए एंड हाउ मेनी सीरीज ऑफ ईच ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इनर ट्रांजिशन सीरीज की के नाम भी लिखिए जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। चार सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। नंबर 1 स्कैंडियम सीरीज, नंबर 2 यूट्रियम सीरीज, नंबर 3 लैंथेनम सीरीज, नंबर 4 एक्टिनम सीरीज। ये तो मैंने इजाफी लिखा है, इसके बारे में तो उसने सवाल में नहीं पूछा था बल्कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज के बारे में पूछा था जो कि दो हैं, एक को कहते हैं लैंथेनाइड्स, दूसरी को कहते हैं एक्टिनाइड्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम is 4s2 3d5 instead of 4s2 3d4 and copper is 4s1 3d10 instead of 4s2 3d9। यानी सिंपल ये पूछ रहे हैं जी और ये इम्तिहान में बहुत आता है, इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आ सकते जी। तो इसके अंदर मैंने तफसीली बात की है आपसे और उसकी वजह क्या है जी कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाता है। तो यही वजह है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और ये नोट लिखने के लिए आया है। कैटालिटिक एबिलिटीज पे नोट लिखें, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड पे नोट लिखें और फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टियल कंपाउंड्स पे नोट लिखें जी। तो कैटालिटिक एबिलिटीज पे आपने नोट लिखा और वो तमाम वजूहत बताएंगी जिसकी वजह से ये कैटालिटिक एबिलिटीज रखता है और फिर आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड पे नोट लिखा है जी। तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और उसके तमाम पॉस्टुलेट देने के बाद फिर आपने डायग्राम भी बनानी है और डायग्राम बनाने से पहले फिर आपने ये बताना है जी कि जो लाइट इमिट आउट हो रही है वो कैसे हो रही है। तो अगर कॉपर की एग्जाम्पल लें तो कॉपर में से ब्लू कलर कैसे दिख रहा है, तो ये तमाम चीजें आपने बतानी है जी। और उसके बाद फिर इंटरेस्टियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इंटरेस्टियल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं जी और उनकी एग्जांपल यहाँ पे लिख के दी गई है। ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ, चौथा सवाल है और ये लिखा विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस। और दूसरे मायनों में इस तरह है जी हाउ डज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहाँ पे बताना है और उसके साथ यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनानी है। पांचवा सवाल आपके सामने है
और कुछ मजीद शॉर्ट नोट्स हैं जी। लिखा हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ शॉर्ट नोट तो लिख के नहीं दिया, बल्कि आपसे कहा जी कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आपको दी हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो एक तरीके से ये भी शॉर्ट नोट ही हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपने की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस किया, एग्जाम्पल दी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, और कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है उसके रीजंस को डिस्कस किया, और चंद कॉम्प्लेक्सेस के आपने फॉर्मूले लिखे। जब लेक्चर 6 आप पढ़ लेंगे तो आपको इनके नाम लिखने भी आ जाएंगे। तो इम्तिहान में बहुत अच्छा है कि आप नाम और फॉर्मूले दोनों लिखें। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपने लिखा, और जो पहली सीरीज है जो टाइटेनियम से शुरू होकर जिंक पे खत्म हो रही है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपने यहाँ पर लिखा। तो ये आज का लेक्चर था जी। और आज के लेक्चर के अंदर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आज से हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और उसके बाद फिर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा। तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर ज़्यादातर रीजनिंग है जी, और इम्तिहान में ये इस पार्ट में से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है जी। तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और इस लेक्चर को काबू पाने का तरीका ये है जी कि इसके रीजंस को आप अच्छे से याद कर लें, तो आपको ये टॉपिक खुद ब खुद कवर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। और जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने मेटलर्जी डिस्कस की थी सोडियम की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने मेटलर्जी डिस्कस की थी एल्युमिनियम की। आपके कोर्स के अंदर जो तीसरी मेटलर्जी है वो जो एलिमेंट है वो कॉपर है, और कॉपर का ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट से है जी। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है यानी मेटलर्जी ऑफ कॉपर या एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इस पे हम बात करेंगे। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।